हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा मैप के अनुसार ये समझने का प्रयास करते हैं कि यूरोप हमारे देश से किस तरफ स्थित है और विश्व के किस कोना में स्थित है, और यूरोप में कितने सारे देश हैं उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, जिसमें आपका देखिए एशिया महाद्वीप है, फिर आपका ये यूरोप है, ग्रीन कलर से ये अफ्रीका है, फिर ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका है। इसमें से 6 महाद्वीपों पर क्या है, या महाद्वीप कहिए या फिर महादेश कहिए, इनमें से 6 महादेशों पर क्या है, जीवन है। अंटार्कटिका पर जीवन ना पनपने का मेन कारण क्या है, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, यहाँ पर जानवर रहता है, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन वगैरह, लेकिन यहाँ पर ना इंसान नहीं रहते क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप में से एशिया है, और सबसे छोटा में आपका आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब हमको इसमें से क्या पढ़ना है, यूरोप के बारे में। ये जो यूरोपीय महाद्वीप देश है ना, उसके बारे में हमको जानना है, ये यूरोप के बारे में। अब देखिए, यूरोपीय महादेश में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। यूरोप क्या है ना कि एक महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश है, लगभग 27 से 28 देशों का संगठन है, जिसको हम लोग यूरोपीय संघ भी कहते हैं। देखिए, ये है यूरोपीय महादेश के देश, जिसमें से फ्रांस आ गया, ये आपका ये इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम आ गया, ये डचलैंड आ गया, ये इटली आ गया, ये स्पेन आ गया, इसका सब कुछ प्रमुख देश हैं। ये यूक्रेन आ गया, ये रूस आ गया। देखिए, रूस एक ऐसा देश है ना जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। ये आपका तुर्की आ गया, ये रोमानिया आ गया। इस तरीके से लगभग 27-28 देशों का ये समूह है, यूरोप महाद्वीप में है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यूरोपीय महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा और। तो देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब ये रहा आपका इंग्लैंड, यहाँ पर है। अब यहाँ से पहले इस तरीक़ा से इस रूट से व्यापार हुआ करता था, समुद्री रूट से। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पर एक स्वेज नहर बनाया गया, इसको अफ्रीका और एशिया को काट करके बीच में मिस्र में। अब यहाँ के जरिए अब क्या हो गया, इस तरीके से व्यापार होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे दुनिया बदलते गई, दुनिया में क्या होते गया कि दुनिया में जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, वैसे वैसे व्यापार बढ़ते चला गया। और हम लोग यहाँ से इंग्लैंड से सीधे इस रास्ते से हम लोग इस रास्ते से इस कैनाल के जरिए जुड़ते हुए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मुंबई पोर्ट से व्यापार होना शुरू हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या है कि यूरोप एक महाद्वीप है या महादेश है। ठीक है, यूरोपीय महादेश में कौन कौन है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रासा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बहरीनियम आदि बहुत सारे देश आते हैं, लगभग 27 देश। अब देखिए, राष्ट्रवाद हम लोग को पढ़ना है आगे। देखिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम के भावना को राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, यानी फ्रांस की क्रांति हुआ तो सब लोग क्या कहें कि जब फ्रांस में अगर राष्ट्रवाद फैल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, तो सब देश राष्ट्रवाद के दायरे में आने लगे। नेपोलियन जैसा सैन्य अभियान, अब मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। अब देखिए, 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, इसको समझते हैं। अब देखिए, फ्रांसीसी कारण को समझने के पहले आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा। जब अमेरिका क्या था, यूरोप इंग्लैंड का गुलाम था, तो इंग्लैंड से अमेरिका को आज़ाद कराने में कौन सहायक हुआ था, तो फ्रांस। जो फ्रांस की जो सेना थी, जो इंग्लैंड को से इसको क्या अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक दिया था।
जिसके कारण क्या हुआ था कि फ्रांस का ना बहुत सारा धन खर्च हो गया था और फ्रांस की स्थिति चरमरा गई थी। अमेरिका तो आज़ाद हो गया, लेकिन फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। दूसरा कारण ये भी था कि फ्रांस जो था, फ्रांस में जितने भी सैनिक थे सब थे कौन, किसान और गरीब के घर से आते थे, गरीब के बच्चे थे, किसान के बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका सहयोग भी किया था उन लोगों ने। और तीसरा कारण क्या था कि जैसे ही फ्रांस की स्थिति डामाडोल हुई तो वैसे ही क्या हुआ ना कि फ्रांस ना अपने जनता पे कर लगाना शुरू कर दिया। और ज़्यादा कर के कारण क्या हुआ कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ के लोगों ने क्या किया ना कि एक राजनीतिक चेतना जागृत हुआ, क्रांति शुरू कर दिया। अब देखिए, जो फ्रांस का जो समाज था 3 वर्ग में विभाजित हुआ था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा निम्न वर्ग। और तीनों के बीच काफ़ी असमानता थी। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश था। अब देखिए, निरंकुश कैसे कहते हैं, वैसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश ना हो उसे क्या कहते हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था। अब फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। ठीक है। अब देखिए, 1789 क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था, तो लुई 16वां का राजशाही का अंत हुआ और जनमत का स्थापना हुआ, यानी स्वतंत्रता का स्थापना हुआ, लोकतंत्र का। यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, यानी कि सब देश में राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। हाँ, नेपोलियन युग। नेपोलियन युग कब से कब तक था, तो 1804 से 1815 के बीच, याद रखिएगा। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया, नहीं नेपोलियन कानून। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। अब देखिए, नेपोलियन का हारने के बाद मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। अब देखिए, मेटरनिख युद्ध 1815 से 1848 के बीच में चला। अब देखिए, यूरोप की विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। अब देखिए, मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख किस प्रकार का शासक था, तो प्रतिक्रियावादी, ऑब्जेक्टिव दे सकता है। उसका उद्देश्य गणतंत्र का विरोध करना तथा राजतंत्र का पुनः स्थापना करना था। अब वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ। अब देखिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। देखिए, ये क्या किया ना कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाया। इटली को एकजुट होने ही नहीं दिया। इटली को क्या करना, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। सिसिली और नेपाल के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था। उसके बाद क्या किया कि रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया था। अब पोप है कौन, तो जो क्रिश्चियन होता ना है, तो क्रिश्चियन को जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है उसको पोप बोला जाता है। जैसे भारत में हिंदू में जो धर्म गुरु होता है उसको क्या बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं। और जो बौद्ध धर्म में धर्म गुरु होता है तो क्या कहते हैं, तो लामा बोलते हैं, जैसे दलाई लामा है ना। तो इसी तरीक़े से जो क्रिश्चियन का या ईसाई का जो धर्म गुरु होता है उसको क्या कहते हैं, पोप बोलते हैं। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व यानी कि अधिकार हो गया। परमा, मोडना और टस्कनी के प्रांत हेब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। उसके बाद जिनेवा और पिटमाउंट के राज्य को सम्मिलित कर लिए गए। जर्मनी के 1939 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया था तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता का भावना ना जागे। देखिए, कोई भी देश में अगर राष्ट्रीय का भावना जाग जाएगा राष्ट्रीयता का, तो वो देश ऑटोमेटिक है कि आज़ादी का मांग करेगा। जैसे भारत में राष्ट्रीयता का भावना जागा तो भारत के लोग भी क्या हुए,
राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए और देश की आज़ादी के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। देखिए, राष्ट्रीयता कोई भी देश चाहेगा कि जो देश गुलाम है या फिर उसके कब्जे में है तो नहीं चाहेगा कि उसके अंदर राष्ट्रीयता का भावना पनपे। अब देखिए, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण तो मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स 10 का निरंकुश शासन। अब था चार्ल्स 10 का द्वारा जनतंत्रवादी भावना, उदारवादियों द्वारा अभिजित वर्ग व्यवस्था का विरोध करना। अब देखिए, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए सो देखना है हम लोग को। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का हुआ 1789, फिर हुआ कितना 1830 में। तो चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी को त्याग करके इंग्लैंड चला गया या प्लान कर गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। आइलियंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना और उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मेटरनिख व्यवस्था को चुनौती, ये सब हुआ 1830 की क्रांति में। फ्रांस के क्रांति का परिणाम हुआ फ्रांस में। अब देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या कारण था कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति फिर से हुई। देखिए, लुई फिलिप की कमजोर नीति, लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना, वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, पूंजीपति वर्ग का साथ देना, और रहा असफल विदेश नीति, बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना। अब देखिए, 1848 के फ्रांस के क्रांति के परिणाम। तो देखिए, पुरातन व्यवस्था का अंत, यानी कि पुराने जो व्यवस्था थे उनका अंत हुआ। द्वितीय गणराज्य की स्थापना, लुई नेपोलियन 3 का फ्रांस का सम्राट बनना। अब देखिए, 19वीं सदी के मध्य में इटली के 7 राज्यों में विभक्त किया गया था। कौन कौन से राज्य में से देखिए अब आप देखिए, सबोई, लोम्बार्डी, सिसिली और नेपल्स, पेपल, पद्मा, मोडेना और टास्कनी, ये सब क्या था? अब ये सब कौन राजा हैं? सर्डिनिया राजा, वेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के अधीन था, फर्डिनेंड के अधीन में था, पेपल पोप के अधीन में था, हेंसबर्ग राज्य के अधीन में था राजवंश के, अब हेसवस राजवंश के अधीन में था, हेवस राजवर्ग के अधीन में भी था, टस्कनी भी। ये सब थे ना, ये सब राज्य थे। अब इधर था ना, तो जो राजा या राजवंश राज्य कर रहा ना है वो इसमें इधर दिया हुआ है। तो कौन कौन सा 7 राज्य था? सेवाई, लोम्बार्डी, सिसिली और पेपल्स, पेपल, पद्मा, मोडेना और टस्कनी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। तो इटली के कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अब इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था हिस्ट्री पर। और तीसरा, पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। ये सब बाधा था। अब देखिए, इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इटली के एकीकरण में बाधा और इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव रहा। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया, जैसे कि सिसपाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन। अब देखिए, वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच और नागरिक आंदोलन, मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी का भी योगदान रहा इटली का एकीकरण में। इटली का एकीकरण में कौन कौन व्यक्ति का योगदान था? तो मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए, मेजनी कौन है? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। बार बार पूछता है कि मेजनी का संबंध किस गुप्त दल से था। 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, यानी कि दूर जाना पड़ा।
मेजनी 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। अब मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। 1848 ईस्वी में मेजनी पुनः इटली आया। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पीटरमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। धर्मराज का मतलब ऐसा राज्य जहाँ धर्म का सिर्फ शासन हो। इस तरह के विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध यानी रुक गया। अब मेजनी पुनः पलायन कर गया, यानी कि पुनः इटली को छोड़ करके वापस चला गया। अब हम लोग जानेंगे काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर कौन था? सार्डिनिया पीटमाउंट के शासक विक्टर एमेनुअल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने किया था? तो विक्टर एमेनुअल। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। देखिए, कई बार पूछता है कि काउंट काबूर को क्या था, कूटनीतिज्ञ था कि राष्ट्रवादी था या फिर आंदोलनकारी था या फिर बोल देगा ना किसी आपको कि कोई लेखक था, तो आपको लिखना है कूटनीतिज्ञ था काउंट काबूर के बारे में। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया, यानी कि फ्रांस की तरफ से युद्ध किया। काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन को 3 में से 1 कूटनीतिज्ञ संध्या कर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हरा करके लोम्बार्डी और पीडामोंट पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, फ्रांस को मदद करने के बदले काबूर ने नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया कि आप हमको मदद किए हैं तो लीजिए, आप उपहार में लीजिए उसके बदले में। 1860 से 61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया था। अब फिर क्या हुआ? 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़ करके बाकी सब रियासत को मिला लिया। अब हम लोग देखेंगे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कौन था? देखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है गैरीबाल्डी कौन था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। कौन था? तो पेशे से एक नाविक, ठीक। परंतु मेजनी के विचारों का समर्थक और परंतु काबूर के संवैधानिक पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया था। गैरीबाल्डी के बारे में कई बार पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी के बारे में लिखिए। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण किया का योजना बनाया तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। अब इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमेनुअल को दे दिया। 1862 में गैरीबाल्डी की मृत्यु हो गई। 1871 में फ्रांस परासा युद्ध के दौरान विक्टर एमेनुअल ने रोम को इटली से मिला लिया और रोम को अपना राजधानी घोषित कर दिया। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व क्या क्या था, इसे देखते हैं। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसको एक साथ लाना जरूरी था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। यानी कि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन यानी कि प्रोटेस्टेंट ईसाई थे, जबकि दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक ईसाई थे। और राष्ट्रवाद का भावना का भाव, किसी में भी राष्ट्रवाद का भावना नहीं था। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। अब देखिए, 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। बुद्धिजीवियों और कलाकारों जैसे हिंगेल, हमबोल्ट और अंडर्स्ट, जैकब ग्रिम द्वारा राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव। 1834 में व्यापारियों द्वारा जलबेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण करना। उसके बाद शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा बुरसेनशेफ्ट नामक संस्था की स्थापना करना।
मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून, कार्लवाद का आदेश और विलियम द्वारा बिस्मार्क का योगदान, ये सब था। आप देखिए बिस्मार्क के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए बिस्मार्क प्रासा के शासक विलियम का चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रासा का प्रतिनिधि था और बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। किसके विचारों से? हीगेल का। बिस्मार्क लक्त एवं रॉह की नीति का अवलंबन किया। देखिए रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने। किसने दिया था? तो बिस्मार्क ने। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया था। किसने? तो बिस्मार्क ने। अब देखिए बिस्मार्क ने अपनी नीतियों में से सेल्सबिंग और हलेस्टीन को डेनमार्क से छुड़ाया। अब देखिए 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सोडोवा का युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ? 1866 में। याद रखिएगा, सोटोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और प्रासा का प्रभुत्व समाप्त हुआ। बिस्मार्क ने सेल्सबिंग पर जर्मनी का अधिकार एवं हलेस्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व मान लिया था। हलेस्टीन की जर्मन आबादी को भड़का कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का माहौल का निर्माण किया था। अब देखिए 1866 में ऑस्ट्रिया प्रासा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण किया। 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। कितना का? कौन का? सेडान का। अब देखिए 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रासा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब हम लोग जानेंगे यूनान के बारे में। यूनान का साहित्य और विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का शुरुआत यूनान से हुआ है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। अब इंग्लैंड, प्रासा तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यानी कि इंग्लैंड, प्रासा और रूस यूनान को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। किससे? तो तुर्की से। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांती के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तीनों संयुक्त सेना नवारियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई और युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह से पराजित हुए। 1829 में एड्रियानोपल्स की संधि हुई जिसके तहत यूनान को स्वायत्त दिया गया, न कुछ आज़ादी दिया गया। और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अब हम लोग जानेंगे हंगरी के बारे में। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, यानी अधिकार था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था और हंगरी 1848 के आंदोलन के नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया था और 31 मार्च 1848 को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया था। देखिए ये हम पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग पॉइंट बाई पॉइंट कॉपी में नोट करते जाइए क्योंकि हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। अब आगे हम देखेंगे पोलैंड के बारे में। देखिए पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। अब 1830 में पोलैंड को रूस को स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। अब 1918 के में प्रथम विश्व युद्ध के बाद
पोलैंड क्या हुआ, आज़ाद हो गया। अब हम आगे देखेंगे बोहेमिया। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था, यानी कि ऑस्ट्रिया का गुलाम था। बोहेमिया में बहुसंख्यक जो जनता था सो चेक प्रजाति का था, यानी कि चेक जाति का था। और ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वतः देने की मांगों को स्वीकार कर लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया। स्वतः मैंने क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार होता है। अब देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। तो राष्ट्रीयता के भावना से प्रेरित होकर के अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां, आंदोलन और नए राष्ट्रों का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों पर पड़ा, जो कि एशिया और अफ्रीका के वो देश जो कि गुलाम थे उन पर भी पड़ा, जैसे भारत। अब देखिए राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ और निरंकुश शासक का प्रभाव कमजोर कर दिया था और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। और भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ और भारत क्या हुआ, उसमें गुलामी से जकड़ा हुआ था, तो भारत में भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इटली एवं जर्मनी को वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो एशिया में नहीं, यूरोप में आते हैं, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, ये एक गुप्त संगठन था। अब देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। काउंट काउर को विक्टर एमुनियल किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। अब देखिए जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जलबेरिया एक संस्था थी, तो किसकी थी? तो व्यापारियों की थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? और देश के साहित्य एवं ज्ञान का, देखिए यूनान रहा था यूरोप के विज्ञान और ज्ञान के साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत। अब देखिए 1829 ईस्वी में इंडियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये संधि यूनान के साथ हुई थी। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में। अब देखिए लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं हुआ? तो जर्मनी। रक्त और लौह की नीति संबंध किससे है? तो बिस्मार्क से है। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? तो ऑस्ट्रिया का अधीन था। अब देखिए 1871 में विलियम्स प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का। लुई सोलामा को फांसी कब दी गई? तो 1793 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टगडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमुनुएल। अब देखिए इटली का एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? तो देखिए मेजनी, कोई काउर है ना, तो काउंट काउर पूरा नाम हो गया, कोई गैरीबाल्डी जो कि पेशे से नाविक था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लॉसने सम्मेलन। रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। कई बार ये पूछा चुके हैं हम। देखिए निम्न में से किसके योगदान से इटली एकीकरण पूर्ण हुआ? था विक्टर एमुनुएल। हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। अब देखिए क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों के पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। यह एक गुप्त संगठन था। अब देखिए है कौसुथ का संबंध किस देश से? तो हंगरी से है। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज्य शासन। अब है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो
71 में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? तो 1871 में। कई बार दिया गया है ये। काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। अब देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। तो इसका सवाल का जवाब है तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ का? तो मैसूर का। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंको प्रशिया के बाद। अब देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन। किसने किया था? तो नेपोलियन ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध सेडान में हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर का। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। और देखिए, जलवेरिन संबंधित है तो व्यापारी से, क्योंकि एक व्यापारियों का संगठन था। जिनेवा संधि 1954 में। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा, मेजनी कौन था? 2019 में पूछा गया है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप। ठीक। अब देखिए, आपका अगला सवाल, जर्मनी के एकीकरण में की बाधाएं क्या थी? 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्या बाधाएं थी? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा यह था कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुलक क्षेत्र था, और जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब देखिए, मेटरनिख युग क्या है? देखिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए, 2013, 14, 19, 20, 22, 24 में पूछा गया है। 25 में भी पूछा जा सकता है। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। लुई फिलिप की कमजोर नीति, पहला कारण। लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना, और पूंजीपति वर्ग का साथ देना, और असफल विदेश नीति, और किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, और बेरोजगारी और भूखमरी का बढ़ जाना, ये सब कारण था। अब देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? 2013 और 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, और शायद ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक था। अब 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। अब इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन को दबा दिया, और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून और कार्ल वांस के आदेश से दबा दिया था। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांस की
क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से निकाल करके वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रस्त होने की तेजी से बढ़ा। अब अगला सवाल है, गैरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। 2014 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर, जो काउंट काबूर था, ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। अब इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र भी विक्टर एमुनुएल को दे दिया। इस तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अब देखिए आपका अगला सवाल है, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? देखिए विलियम एक जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, और जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम्स ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। अब देखिए अगला सवाल, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। 2021 में पूछा गया। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। देखिए, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने फ्रांस की बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर ली और लुई 18 को फ्रांस का राजा बना दिया। और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना, मेटरनिख 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध था और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण के कारण बिस्मार्क में कौन सा नीति अपनाएं? 2012, 2014, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं, इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया नहीं होगा, यह ऑस्ट्रिया होगा, एवं फ्रांस के साथ युद्ध किया। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, इटली के एकीकरण में मेजनी और काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान को बताइए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान के बारे में। ठीक, पहले मेजनी के बारे में देखेंगे। देखिए, मेजनी साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनेरी नामक गुप्त दल से था। ये बार बार पूछता है कि मेजनी को किस गुप्त दल से संबंध था, तो कार्बोनेरी नामक। 1830 में मेजनी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन यानी कि दूर जाना पड़ा। और मेजनी 1831 में जंग इटली और मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। अब देखिए, 1848 में पुनः मेजनी इटली आया और मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पीडामोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था और पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। धर्मराज मतलब ऐसा राज्य ना जहाँ धर्म का शासन हो, यानी कि धार्मिक व्यक्ति का शासन हो। इस तरह के विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब मेजनी पुनः पलायन यानी कि फिर चला गया इटली से। अब हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान। देखिए, सार्डिनिया पीडामोंट के शासन के विक्टर एमुनुएल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अब 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया था और काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन III से एक कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पीडामोंट पर कब्जा कर लिया था और फ्रांस को मदद करने के बदले काबूर ने निस और
एक और जगह था जिसका नाम सेवाय था। तो इस रियासतों पर क्या कर लिया था, वो कब्जा कर लिया था। और क्या किया ना, उन रियासतों पर कब्जा करके ना उन रियासत को फ्रांस को दे दिया था। तो 1860 से 61 तक काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़ करके उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया। और 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़ करके बाकी रियासत को विलय कर लिया था, यानी अपने में मिला लिया था। अब हम लोग आगे देखेंगे इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। ये सब देता है कई बार 5-5 नंबर का, कई बार 2-2 नंबर का देता है अलग अलग करके। देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुल के संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बना दिया। और गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया। अब देखिए, गैरिबाल्डी ने क्या किया था, रोम पर आक्रमण किया, योजना बनाई। और जैसे ही रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबुल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दिया। अब इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और दक्षिणी इटली पर जीते गए विक्टर एमुनुएल को दे दिया। किसने दे दिया था? काउंट काबुल ने। अब इस तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली के एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया था। अब आपका अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका, वर्णन करें। तो बिस्मार्क प्रशा का शासक विलियम्स का चांसलर था और बिस्मार्क जर्मनी डाइट का प्रशा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हिंगेल के विचारों से प्रभावित था और बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का डेनमार्क, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, और फ्रांस से युद्ध हुआ। 1864 में प्रशा ऑस्ट्रिया और के साथ मिलकर के डेनमार्क पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, हमेशा याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। और 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सुडेवा का युद्ध हुआ। और 1871 में फ्रांस और प्रशा के बीच सीडान का युद्ध हुआ। और 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस तरह से 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का प्रभाव को चर्चा करें। 2014, 2018, 2024 में पूछा गया है सवाल। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण निम्नलिखित था। पहला, पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श और नेपोलियन का सैन्य अभियान। और था मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। अब देखिए, राष्ट्रवाद के उदय का कारण तो देख लिया। अब राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के अनेक राष्ट्रों में क्रांतियाँ, आंदोलन और नए रास्ते का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद का प्रभाव एशिया, अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी पड़ा, इसमें से भारत है, भारत में भी राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव को कमज़ोर कर दिया। देखिए, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। अब भारत की यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुई। भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर क्या अपने को आज़ाद होने के लिए खूब आंदोलन तेज कर दिया था। अब देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें, लेकिन उसके बारे में बताना है। देखिए, चार्ल्स दस निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस की राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए काम किया। उसने प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया और पेलिग्नेक अभिजात वर्ग के साथ दिया। उदारवादियों ने इसे चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। उदारवादियों ने पेलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट हुआ। देखिए, चार्ल्स दस ने इस विरोध के प्रक्रिया के स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, यानी कि उदार तत्वों को दबाने का प्रयास किया। अब इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गया और फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध
आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 का क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बाद चार्ल्स 10 को फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड जाना पड़ा और बूर्बो वंश का शासक का अंत हो गया। अब देखिए, बूर्बो वंश के स्थान पर अगले वंश का, जैसे अर्लियंस वंश का लुई फिलिप को गद्दी सौंपा गया। बूर्बो वंश के बाद किसको? अर्लियंस वंश के लुई फिलिप को गद्दी सौंप दिया गया था। अब देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के संक्षिप्त विवरण दें। 2014 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था और यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हेतेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना उड़ीसा नामक नाम जगह गलती है थोड़ा सा, उड़ीसा था, उड़ीसा नहीं था, उड़ीसा किया था। इंग्लैंड और फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था। अब 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिम्पसिलांती के नेतृत्व में यूनान का विद्रोह शुरू हुआ। अब 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसने इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस और तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई की थी, एक साथ मिलकर के तीनों ने। और तीनों का संयुक्त कार्रवाई कहाँ हुआ? नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुए और युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह से पराजित हुए। और 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई जिसके तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया, कुछ आज़ादी दिया गया। और फिर 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्र पूरी तरह से आज़ाद घोषित कर दिया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुस्तुतुनिया की संधि कब हुआ? तो 1832 में, याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है। नेपोलियन 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। अब 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी कि अपने द्वारा बनाया गया कानून लागू किया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन का अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। अब देखिए, नेपोलियन ने इटली में जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा और 1821 ईस्वी में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं से समाप्त होता है आपका। अब आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको इतिहास का चैप्टर नंबर 2।